जी। श्रवण जी, मैं आपके पास आऊंगा। 77 में मैंने देखा कि कोई नेता नहीं था, प्रधानमंत्री पद के कोई उम्मीदवार नेता नहीं था, किसी को भी नेतृत्व की बात नहीं हुई थी। फिर 89 में मैंने देखा वीपी सिंह का आंदोलन था, लेकिन चंद्रशेखर का नाम भी चल रहा था और बाद में कैसे चंद्रशेखर हटे ये भी देखा। तो कोई जरूरी नहीं कोई नाम हो, विपक्षी अगर एकता हो गई तो बदलाव होता है। जी। नहीं, दो तीन चीजें जो सभी लोगों ने कही उसमें मेरा कोई अलग से मत नहीं है। मैं सबकी बात का समर्थन करता हूँ। दो तीन चीजें जो मेरे मन में है वो जोड़ देता हूँ सिर्फ, कि ये जो सर्वे है, जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिस भी मीडिया हाउस का है और जो भी एक एजेंसी है, उनके क्रेडेंशियल्स को भी चुनौती नहीं देना चाहता। ये पूरा का पूरा एक एजेंडा सर्वे है और इसका टाइमिंग भी बहुत एजेंडे के हिसाब से सेट किया हुआ है और लोग इसको यकीन करने पर कतई तैयार नहीं है। ये इसका टाइमिंग ये है कि नीतीश कुमार के द्वारा जो कदम उठाया गया उसके तत्काल 2 दिन बाद ये पूरी की पूरी पूरा सर्वे बाहर आ गया। क्योंकि इसमें इसको हम ये भी नहीं मान सकते कि वो ये कहें कि ये सर्वे हमने नीतीश कुमार के कदम के पहले लिया था, क्योंकि इसमें जदयू की द्वारा जो सीटें कम हो रही हैं एनडीए की, उसका भी इसमें उल्लेख है। तो मैं इसको एक ये मानता हूं कि इस सर्वे की पूरा देश कोई विश्वसनीयता को स्वीकार नहीं करता है और ये एक प्रायोजित कार्यक्रम है। और वैसे भी जो जो मीडिया संस्थान है और जो एजेंसी उनके साथ जुड़ी है, उनकी कोई इसमें कोई प्रासंगिकता नहीं है और उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। मैं ये मानता हूं कि ये मिला जुला खेल है और इस तरह के सर्वे अब लगातार बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये दाव जो है या दाव पर जो चीजें लगी हुई हैं एनडीए के लिए या सरकार के लिए, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अब आते हैं कि ये नीतीश कुमार ने जो चुनौती पेश की है, देखिए इसमें सर्वे में जो एक चीज आप लोगों ने नोटिस की हो कि इसमें नीतीश कुमार को कहीं नहीं रखा गया है, न तो पॉपुलरिटी में रखा गया है और न ही विकल्प के रूप में उनको रखा गया है। उसमें जैसे कहा गया है कि पॉपुलरिटी में राहुल गांधी हैं, केजरीवाल हैं, और उस दूसरे उसमें उन्होंने ममता को स्थान दिया है और केजरीवाल को दिया है और राहुल को दिया है। तो इसमें पूरी तरह से नीतीश कुमार को गायब कर दिया गया है। तो इसका पीछे क्या कारण हो सकता है? मतलब नीतीश कुमार को लोकप्रियता में से भी गायब कर दिया गया है और प्रधानमंत्री पद की दावेदारी में से भी खत्म कर दिया गया है। तो ये जो लोग हैं जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जो कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो ये समझ सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा सर्वे है, इसने सरकार की और मीडिया हाउस की जिन्होंने सर्वे किया उसकी विश्वसनीयता को कम किया है। अब अगर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता अगर 53% है या 54% है, जितनी भी है, और एनडीए का कुल वोट शेयर अगर 38% 39% है, तो हम कैसे यकीन करें कि अगर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता 53% है तो एनडीए का वोट शेयर भी 53% होना चाहिए। पर ये जो पूरा का पूरा है नीतीश के एक कदम से और तेजस्वी के उनके साथ मिल जाने से पूरी की पूरी जो सरकार है वो हिल गई है। मैं बिल्कुल इस चीज को, जो लग रहा है, जो आज भी नीतीश की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो उस दिन की परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुकाबले ज्यादा मेच्योर्ड है। और आज भी उन्होंने जिस तरह की बात कही है उसमें खुद की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की बात नहीं कही है, उन्होंने विपक्ष की बात कही है, विपक्ष को साथ लेने की बात कही है। अब देखिए कि ये जो है सरकार के की परेशानी इस चीज से झलकती है कि ये सर्वे तो आया है, हम जो देख रहे हैं सीटों के जो आंकड़े हैं जो मेरे सामने भी हैं और अरुण जी ने भी बताए, अगर सिर्फ 7 राज्यों के आंकड़े ले लें, बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना और झारखंड, तो 198 सीटें हैं यहाँ की, 198 सीटें हैं। बाकी राज्यों की सीटें आप निकाल दीजिए। तो ये जो मैं एक गणित निकाल रहा था कि जो अपोजिशन के राज्य हैं
आज की तारीख में उनके पास 315 सीटें हैं कम से कम, और इनके पास जो है 200 से कम सीटें हैं एनडीए के पास। और एनडीए और यूपीए के दलों की जो संख्या है 16-16 बराबर हो गई है। तो ये, और लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष की जो ताकत है वो भी काफी बढ़ गई है, 160 के करीब हो गए हैं। तो सरकार इस समय चिंतित है, और केजरीवाल को और ममता को प्रमोट करके विपक्ष के नेता के रूप में, मतलब सेकंड, दूसरे और तीसरे नंबर पे रख के या लोकप्रियता में रख के, और नीतीश कुमार को गायब करके ये विपक्ष में जो एक फूट डालने का काम कर रहे हैं, वो इससे, इस सर्वे से पता चलता है। एक जो चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ, वो कोई देख नहीं रहा है और हम लोग शायद उसको अभी अपनी बातचीत में नहीं ले रहे हैं। मेरा ऐसा अनुमान है, ऐसी ही आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की, एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो आज की जो सत्ता है, जो भी सत्ता के शीर्ष पे हैं, उनको ताकतवर होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, उनको कमजोर होते हुए देखना चाहते हैं। वो लोकतंत्र के लिए उसको खतरा मानते हैं। 8 तारीख को वेंकैया नायडू का विदाई समारोह था, और अगर आप उस विदाई समारोह में वेंकैया नायडू ने जो अपना विदाई भाषण दिया, और अप्रत्यक्ष तरीके से मोदी की उपस्थिति में, मोदी जी की उपस्थिति में और तमाम लोगों की उपस्थिति में जिस तरह की बातें कही, वो काफी चौंकाने वाली है। मैं उसको, वेंकैया जी ने जो कहा, उसको राजनाथ सिंह के कहे को और गडकरी जी के कहे के साथ जोड़कर देखना चाहता हूँ। हम लोगों को ये भी नोटिस करना चाहिए कि बिहार में इतना बड़ा धमाका हुआ, उसमें रविशंकर प्रसाद जो बिहार से हैं, या राजीव प्रताप सिंह रूडी जो बिहार से हैं, वो कहाँ थे? बिहार के नेता कहाँ थे बीजेपी के, जिनको सामने नहीं लाया गया, हमलों के लिए नहीं लाया गया, जो सरकार को बचाने का काम करते थे दिल्ली में, वो बिहार में गायब उनको दिखाया गया। तो बीजेपी में मेरा ऐसा मानना है, मैं उनके, मतलब वेंकैया नायडू के ये शब्द हैं कि मैं 11 तारीख को स्वतंत्रता दिवस की, आज़ादी के दिवस के पहले ही 11 तारीख को आज़ाद हो जाऊंगा, और उसके बाद मैं कहीं भी जाने को स्वतंत्र रहूंगा, किसी से भी बात करने को स्वतंत्र रहूंगा, किसी के यहाँ भी अपनी मर्जी का खाने को स्वतंत्र रहूंगा। तो ये एक जो चीज उभर कर आती है, वो हमको, देखिए, जो 1977 का भी प्रयोग था वो इसलिए सफल हुआ था कि कांग्रेस से एक बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल के आए थे, और कांग्रेस के अंदर भी बहुत बड़ा असंतोष था। अगर आप चंद्रशेखर के गुट की बात करें, युवा तुर्कों की बात करें, या अगर आप जगजीवन राम के नेतृत्व वाली बात करें, तो जब इस तरह की चीजें बढ़ने लगती हैं, तो अभी ये जो है एनडीए के अंदर, जो कल भी हमने, परसों भी बात की, कल भी बात की, कि एनडीए के पास अब हिंदी बेल्ट में कोई घटक बचा ही नहीं है, पूरे के पूरे हिंदी बेल्ट में। तो ये काफी, अब आप किसको साथ लेकर चलेंगे? और ये जो अब चुनाव हो रहे हैं तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, गुजरात में, ये कोई कम सीटें नहीं है। मतलब 150 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हितों के खिलाफ हैं। तो हमको, मैं तो इस चीज में काफी उम्मीद देख रहा हूं कि ये सरकार को, अगर ये जो नीतीश का कदम है लोकतांत्रिक बनाने, ईडी के दुरुपयोग को कम करने, सीबीआई के दुरुपयोग को कम करने, इनकम टैक्स के हमलों को कम करने, और विपक्ष की आवाज को दबाने से परहेज करने में भी अगर सफल होता है, और उसके जो परिणाम हैं हमको थोड़े दिनों में दिखने लगेंगे, तो मेरे ख्याल से ये एक सफल प्रयोग माना जाएगा जो बिहार में इस समय चल रहा है। और पूरे देश की जो नजरें हैं, ये एक बड़े साहस का काम किया नीतीश कुमार ने और तेजस्वी ने। इसके परिणाम तो 2024 में चाहे जैसे निकले,
पर मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले वर्षों के लिए काफी, ये देश के लोकतंत्र के लिए काफी शुभ संकेत हैं और इसका स्वागत किया जाना चाहिए और इसको आशा की नजरों से देखा जाना चाहिए।